हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है फिर से आपका एक बार एस्पायर क्लासेस में। हमने मोशन इन 1D जो है उसको हमने खत्म किया है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं इसी चैप्टर का दूसरा सब चैप्टर, दैट्स मोशन इन अ प्लेन। इसका और एक नाम है मोशन इन 2D। तो मोशन इन प्लेन का और एक नाम है मोशन इन 2D। कहने का मतलब जो भी हमारा 1D मोशन था उसमें हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट जाती थी, मतलब वो या तो ऐसे स्ट्रेट या तो ऐसे स्ट्रेट, है ना। लेकिन अब अगर किसी बॉडी का पाथ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तो उस मोशन को हम कहेंगे मोशन इन 2D, है ना। ओके, जैसे मैं बोलूं यहां पे एक भाई साहब है, वो ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे, ये उनका पाथ है। और इस मोशन को स्टडी करने के लिए हमें सिर्फ दो एक्सिस की जरूरत पड़ी, वो है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। और इस पार्टिकल का जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, वो थोड़ा ऐसा कर्व्ड है। तो इस मोशन को हम कहते हैं 2D मोशन, है ना। और इसी 2D मोशन का और एक नाम है मोशन इन अ प्लेन। आर यू गेटिंग इट? हाँ। अब कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि देखो मैं बाइक पे सवार हूं, बिल्कुल स्ट्रेट रोड से जा रहा हूं और मैंने कर्व ले लिया ऐसे, तो मेरा मोशन कैसा हो गया? जब मैं कर्व लेता हूं रोड पे, मेरा मोशन हो गया 2D। अब सामने स्पीड ब्रेकर भी आता है, तो मैं स्पीड ब्रेकर से जब होके गया तो मेरी बाइक उछल जाती है एयर में, तब हमारा z कोऑर्डिनेट भी आता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ द 3D मोशन। लेकिन मोशन इन प्लेन में कितनी एग्जांपल आएंगी? लेवल रोड पे कोई बाइक लेके जा रहा है और सामने टर्न आता है, तो उसने टर्न लिया, दैट इज 2D मोशन। या और एग्जांपल मैं दूं, मेरे हाथ में अगर बंदूक है तो मैं ऐसे हवा में गोली चलाऊं, तो उस गोली की जो पाथ होगी वो कुछ ऐसे होगी, कर्व, तो दैट इज 2D मोशन। या फाउंटेन, फवार से जब पानी निकलता है तो पानी ऐसे निकलता है, दैट्स 2D मोशन, है ना। या मैं किसी बिल्डिंग से एक पत्थर को ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक रहा हूं, तो मैंने उसको हॉरिजॉन्टली फेंका तो उसका पाथ कुछ रियलिटी में ऐसा है। तो ये सारे मोशन जो है ये 2D मोशन है और इन्हीं का नाम है मोशन इन ए प्लेन। अब इसमें हमें वो सारी चीजें देखनी है जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, लेकिन अभी हमें दोनों डायमेंशंस में देखना है। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर इज नथिंग, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ऑरिजिन। जो ऑरिजिन से हम ड्रा करते हैं टू द फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी, टू द फाइनल पोजीशन, बॉडी की जो फाइनल पोजीशन है और ऑरिजिन से लेकर एक वेक्टर अगर कनेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं पोजीशन वेक्टर। लेट मी टेल यू कि यहां पे जो भाई साहब है यहां पर, तो यहां पर जब ये है कुछ टाइम बाद ये यहां आ जाएंगे, तो अगर मैं यहां से एक लाइन, एक वेक्टर ड्रॉ करूं ऐसे, तो हम इसे कहेंगे दिस इज द पोजीशन वेक्टर, लेट्स कॉल इट R1। तो कुछ टाइम बाद ये भाई साहब इधर आएंगे, कुछ टाइम बाद ये भाई साहब इधर आएंगे, तो दिस इज R2। तो R1 जो है, R1 मान लेते हैं कि टाइम T1 पे इसका पोजीशन वेक्टर था और R2 जो है वो टाइम T2 पे इसका पोजीशन वेक्टर है ना। तो यही देखो, अगर मान लेते हैं कि यहां पे कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 और बच्चे यहां पे जो कोऑर्डिनेट्स है, यहां पे कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, है ना। तो अगर हमें R1 और R2 को लिखना होगा तो कैसे लिखे R1 और R2 को? वेक्टर थ्योरी याद करो, वो ये कि अगर मुझे R1 लिखना होगा तो R1 को कैसे लिखा जाता है? R1 को लिखा जाता है, R1 को बच्चे लिखा जाता है ऐसे, xi कैप प्लस y1 j कैप। और ऐसे ही जब हम पोजीशन नंबर 2 पे आ गए, टाइम T2 पे, जब हम कहां थे, R2 जब हमारा पोजीशन वेक्टर था उस टाइम पे कोऑर्डिनेट्स थे x2 y2। तो इस R2 को बच्चे कैसे लिखा जाएगा? R2 को हम लिखेंगे ऐसे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, है ना। ओके, अब अगर कोई मुझसे पूछे व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इस केस में? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो हमारा आएगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल आर से। और उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा ऐसे बच्चे, ये हमारी है इनिशियल पोजीशन, ये है फाइनल पोजीशन, तो दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल आर। अब देखो इस ट्रायंगल में ये हमारा रिजल्टेंट है, इस ट्रायंगल में अगर देखोगे R2 वेक्टर किसके बराबर है? R2 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर प्लस डेल आर वेक्टर, है ना। ऐसे हम लिखते हैं क्योंकि ये रिजल्टेंट है ये वाला वेक्टर। तो इस डेल आर को अगर हमें लिखना होगा, रिजल्टेंट जो कि डिस्प्लेसमेंट आया इस पॉइंट ए से लेकर इस पॉइंट बी तक, इसको लिखा जाएगा बच्चे R2 माइनस R1, है ना। तो ऐसे हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं। ओके, तो अब अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए वो तो हमें पता है, दैट्स R2 माइनस R1 इंप्लाइज,
अब अगर हमें एक्स आई कैप वाई जे कैप में लिखना होगा तो कैसे लिखे इसको? वो विल राइट इट एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल, पहले वाई कोऑर्डिनेट देखो फाइनल y2 माइनस y1, ये तो जे कैप वाला हो गया, प्लस ऐसे ही एक्स वाला लिखना होगा तो x2 माइनस x1 आई कैप। यहां पहले यही x वाला लिख सकते हो, उसके बाद y वाला लिख सकते हो। तो दिस इज हाउ यू राइट द डिस्प्लेसमेंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट इज वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी के भी यहां दो सेगमेंट, एक होता है एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, एक होता है एवरेज वेलोसिटी, दूसरा होता है बच्चे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। हमने ये पुरानी बातें जो है इस पे बातें की है, अब फिर से बात करते हैं कैसे। देखो बच्चे, इसमें क्या है कि एवरेज वेलोसिटी जब भी आती है तो हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट। एवरेज में हम क्या लिखते हैं? एवरेज में हम लिखते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो देखो जब बॉडी यहां ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना आता है? डेल आर वेक्टर। तो हम लिखेंगे सर दिस इज नथिंग बट डेल आर वेक्टर डिवाइड बाई कितने टाइम में? T2 माइनस T1, उसको लिखा जाता है डेल टी, है ना? ओके। अब जब बात आएगी इंस्टेंटेनियस की, याद करो इंस्टेंटेनियस कैसे लिखा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ऐसे। तो अब अगर मुझे यहां पे इंस्टेंटेनियस दिखाना होगा वो कैसे? देखो लेट्स मान लीजिए कि टाइम टी पे, इधर टाइम टी पे हमारा पोजीशन वेक्टर था ऐसे आर, तो ये पोजीशन वेक्टर टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होगा? दैट गिव्स वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर। जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर है उसको कौन वैल्यू देता है? क्या आपका डिस्प्ले, आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। और अब अगर डायरेक्शन देनी होगी वेलोसिटी की, वो कैसे? देखो ये तो पार्टिकल का पाथ है, दिस इज नथिंग बट पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये पार्टिकल के नक्शे कदम है, मतलब कोई बॉडी ऐसे चली है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसे कहते हैं नक्शे कदम। तो यहां पे अगर मैं देखूं व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज दिस। तो ये v किसके बराबर होगा? ये v बराबर होता है कि आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस। और ये वाला जो है भाई, ये वाला जो है भाई, इसमें हम देखते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहां से लेकर यहां तक जब हम गए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आया, है ना? ओके। तो ऐसे ही बात करेंगे एक्सेलरेशन वेक्टर की। देखो बच्चे, एक्सेलरेशन जो है हमने पढ़ा है, इट इज नथिंग रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी टाइम के साथ कैसे चेंज हो जाती है, दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, है ना? ओके। अब हमें यह भी पता है सर, जो एक्सेलरेशन है उसके भी दो वैल्यू होते हैं। एक्सेलरेशन के भाई दो वैल्यू होते हैं, एक है एवरेज एक्सेलरेशन, और बच्चे दूसरा जो है दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, है ना? दैट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके। मतलब अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं ऐसे पार्टिकल का पाथ कुछ, तो मान लेते हैं कि यहां पे इसकी वेलोसिटी है v1 और यहां पे इसकी वेलोसिटी है v2, और यहां टाइम हुआ था t1 और यहां टाइम हुआ था t2, है ना? तो अब बच्चे अगर हमें देखना होगा एवरेज एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन इज नथिंग, इट इज चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। फाइनल माइनस इनिशियल ही तो करते हैं, इंप्लाइज इसको ऐसे हम लिख सकते हैं एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल v बाई डेल t। इंपॉर्टेंट बात, ये जो एवरेज एक्सेलरेशन है इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ऐसा नहीं कि एक्सेलरेशन जो होगी वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगी, ऐसा कोई सत्य बात नहीं है। एक्सेलरेशन हमेशा जो है ना वो इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी होती है। जैसे कि मैंने लिखा ए एवरेज इज इक्वल टू, ठीक है समझ में आता है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ डेल वी। तो ये चीज है ना, सो दिस इज ट्रू। ये बिल्कुल नहीं कह सकते हम सर एवरेज एक्सेलरेशन और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में होंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते हम। अब इसके बाद है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किससे आता है? डिफरेंशिएशन से आता है। तो एक्सेलरेशन को बच्चे लिखना चाहिए dv बाई dt। जब हम टाइम इंटरवल छोटा करते हैं तो उस बीच जो वेलोसिटी का चेंज आता है दैट्स नथिंग बट इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। लेट मी टेल यू हाउ। देखें, मान लेते हैं कि ये पाथ है और इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v, इस पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी है v। तो ये हुआ टाइम t। अब मान लेते हैं कि t से थोड़ा सा टाइम हुआ, थोड़ा सा टाइम dt, थोड़ा सा मतलब यहां से लेकर यहां तक जो टाइम गुजरा दैट इज dt। तो बच्चे यहां पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? v प्लस dv, थोड़ी सी तो बढ़ गई होगी। तो इन दो पॉइंट्स के बीच का एवरेज जो कि बहुत पास पास है, ये ए बी जो है ना,
ये तो बहुत पास पास है, मैंने तो दिखाया ही अलग अलग। ये तो मान लो कि हमने माइक्रोस्कोप से जूम करके इन दो पॉइंट्स को अलग अलग से देख रहे हैं, तो इतने पास है, क्योंकि ये dt जो है, dt इंटरवल बहुत छोटा है, दैट इज इट्स टेंडिंग टू जीरो। तो इस बीच जो एवरेज आएगा, इस बीच जो एवरेज आएगा, देखो v प्लस dv इज वेलोसिटी एट दिस पॉइंट, जब हमारा टाइम था t प्लस dt, माइनस टाइम t पे वेलोसिटी कितनी आई, दैट इज v, तो माइनस हमने v कर दिया, डिवाइड बाय टाइम आया कितना, t प्लस dt माइनस dt, तो dt। सो दिस, और हमें यह भी पता है सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें देगा एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन मैं आपसे बोलूं, ये जो बच्चे एक्सेलरेशन है इंस्टेंटेनियस, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है, इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। सो अगेन ये जो एक्सेलरेशन है कौन सा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इज इन डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो ये चीज यहां तक क्लियर है सारा कुछ। देखो हमने पोजीशन वेक्टर देखा, हमने उसी के साथ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, है ना। तो एक बार फिर से देखो इसको, हमने पोजीशन वेक्टर देखा, उसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखा, वेलोसिटी वेक्टर में एवरेज वेलोसिटी देखी, इंस्टेंटेनियस देखी, और फिर एक्सेलरेशन वेक्टर को भी डिफाइन किया कि ऐसे आता है ना। बाकी सारी बातें, किसका स्लोप, किसका एरिया क्या देता है, वो बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं मोशन इन 1D में। ओके, अब यहां पे बात आती है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। देखो बात जो भी होगी, बात होगी प्लेन की। प्लेन मतलब जो भी हमारा पार्टिकल है, वो पार्टिकल ऐसे जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, उसका टेढ़ा मेढ़ा पाथ होगा, या तो वो ऐसे चलेगा, इसे कहते हैं इलिप्स, या तो वो ऐसे चलेगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ऐसे चलेगा। तो ये सारे मोशन जो है ना, ये 2D मोशन है। लेकिन इसमें हमें देखना है कि जो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन केसेस वाले वो इक्वेशंस पढ़ी थी, तो उनको हम कैसे यहां पे लिखते हैं, है ना। तो मान लेते हैं, देखो यहां पे मान लेते हैं कि पार्टिकल इधर है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है ऐसे u, t इज इक्वल टू 0 पे भाई इसकी वेलोसिटी है u, और आफ्टर सम टाइम t, बात को समझे, आफ्टर सम टाइम t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई v। तो अगर ये वेलोसिटी चेंज हुई है, तो इसको चेंज करने वाला एक फैक्टर है, दैट इज एक्सेलरेशन। तो मैंने माना चलो ठीक है, जो एक्सेलरेशन था, जो एक्सेलरेशन वेक्टर है, एक्सेलरेशन वेक्टर इज ए वेक्टर एंड इट इज कांस्टेंट, भले कि ये आई कैप जे कैप में हो सकता है। तो हमारे इस 2D केस में जो हमारा ए वेक्टर होगा, ये होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप। क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप तो होगा, लेकिन होगा कांस्टेंट। ओके, अगर ये कांस्टेंट है, तो मोशन इन प्लेन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर मैं मोशन को एक्स एक्सिस में स्टडी करता हूं और फिर वाई एक्सिस में स्टडी करता हूं, एक्स का मोशन जो है वो वाई पे डिपेंड नहीं करता, और वाई का मोशन जो है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि देखो बच्चे, अगर हमारा कोई वेक्टर ऐसे है एक्स और वाई के बीच, अगर हमारा कोई ए वेक्टर एक्स और वाई के बीच है, तो इसका एक कंपोनेंट तो एक्स पे पड़ेगा, एट द सेम टाइम इसका एक कंपोनेंट कहां पड़ेगा, वाई पे पड़ेगा। तो इस जो ये एक्स का कंपोनेंट है ना, ये वाई पे डिपेंड नहीं करता, जो वाई का कंपोनेंट है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना। तो मोशन इन प्लेन में एक बात आपको याद रखनी है कि मोशन अलोंग एक्स एंड वाई, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। मतलब आप एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में सेपरेटली मोशन स्टडी कर सकते हो, आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। ओके, दैट मीन्स अगर बात हो रही है इंस्टेंटेनियस की, अगर हर कोई बात हो रही है मान लेते हैं इंस्टेंटेनियस की, तो बच्चे अगर मुझे वेलोसिटी को लिखना होगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप जे कैप, तो मैं क्या लिखूं, एक तो इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और बच्चे जो इसका दूसरा कंपोनेंट है वो वाई कंपोनेंट होगा, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। और एक, अगर अब मैं एक्सेलरेशन को लिखूं, तो बच्चे एक्सेलरेशन को क्या लिखा जाएगा, एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट अलग से और इसका वाई कंपोनेंट अलग से। अब समझने वाली बात यह है, इस Vx को चेंज करने वाला सिर्फ Ax है, क्योंकि यही एक्स एक्सिस में लग रहा है। Vx को Ay चेंज नहीं कर सकता, ऐसे ही Vy को चेंज अगर कर सकता है तो दैट्स ओनली Ay। तो इसको ऐसे आपको समझना है, मतलब जब मैं एक्स एक्सिस में मोशन को स्टडी करूंगा, मेरे लिए जो काम की चीजें होंगी वो होंगी Vx एंड Ax। जब मैं y में स्टडी करूंगा, मेरे लिए काम की चीजें होंगी Vy एंड Ay। आई होप दिस इज क्लियर। ओके,
अब हमें यह भी तो मालूम है ना भाई, अगर पोजीशन वेक्टर लिखा जाता है xi कैप प्लस yj कैप, ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी हम मान लेते हैं कि पार्टिकल ने जो भी है वो ऑरिजिन से शुरू किया था। तो मुझे बताओ ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट कैसे चेंज हुआ? इस एक्स कोऑर्डिनेट को चेंज कौन करेगा भाई? vx चेंज करेगा, लेकिन vx को कौन चेंज करेगा? ax। तो जब भी x की बात आएगी हम लिखेंगे vx, ax एंड x। ऐसे ही जब y की बात आएगी हम लिखेंगे vy, ay एंड j, है ना? तो जब x मोशन आएगा, देखो यहां पे मैं लिखता हूं x मोशन और यहां पे मैं भाई लिखता हूं y मोशन। तो भाई जब भी x मोशन आएगा पहले आपको कुछ x नॉट गिवन होगा कि आप x एक्सिस से t इज इक्वल टू 0 पे कितना दूर थे, t इज इक्वल टू 0 पे आप x एक्सिस से कितना दूर थे, है ना? सिमिलरली आपको एक y नॉट गिवन होगा, इंप्लाइज आप t इज इक्वल टू 0 पे y एक्सिस से कितना दूर थे, ओके। और भाई आपको यह देखे होगा कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी x एक्सिस में, जब समय था 0, जब टाइम था 0 सेकंड, तब आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी x एक्सिस में, तो वो भी आपको गिवन होता है। इन ए सिमिलर फैशन आपको भाई यू वाई भी देके होता है, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल की y वेलोसिटी क्या थी, कौन सी वेलोसिटी? इनिशियल y। आर यू गेटिंग इट? अब t टाइम बाद भाई ये हो जाएगा vx और ये हो जाएगा vy, ये टाइम t पे, टाइम t पे ऐसा हो जाएगा, ऐसे ही vy टाइम t पे भाई ऐसे आएगा, है ना? ओके, ऐसे ही हमें आएगा ax और ऐसे ही हमें आएगा ay। तो ये भी टाइम t पे, ये भी बात हो रही है भाई टाइम t पे, है ना? तो टाइम t पे बात हो रही है। अब देखो, अब हेडिंग को देखो, अगर हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, उसका मतलब ये है कि ये जो हमारा पूरा सा ये वेक्टर है एक्सेलरेशन का, इट्स कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन आपको बोला गया है 2D में इट इज कांस्टेंट, इंप्लाइज जो मैग्नीट्यूड है भाई वो भी कांस्टेंट, है ना? हाँ जी सर बिल्कुल। और भाई जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन को क्या बोले? ये तो नहीं बोलेंगे ना डायरेक्शन इज कांस्टेंट, बोलेंगे डायरेक्शन इज सेम। तो डायरेक्शन कैन नॉट चेंज, तो डायरेक्शन डज नॉट चेंज। अगर ये सत्य है तो इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा? लेट मी टेल यू। देखो भाई, हमें पता है, याद करो काइनेमैटिक्स जो हम पढ़ते थे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो मैं लिखता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भाई लिखा जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है। लेकिन अब हमें पता है इस वेलोसिटी के x कंपोनेंट भी है, एक्सेलरेशन के x कंपोनेंट भी है, और टाइम तो स्केलर है। टाइम का कहां, टाइम को कैसे आप कंपोनेंट में लिखोगे? ये तो स्केलर होता है। तो देखो, जब मैं इसको लिखूंगा अपने कंपोनेंट सिस्टम में, हाउ कैन आई राइट इट? तो मैं लिखूंगा भाई x में अलग से, vx इज इक्वल टू ux प्लस axt। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन x एक्सिस, एंड vy इज इक्वल टू uy प्लस a by t। सो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन, ये x एक्सिस में और ये y एक्सिस में। अब देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये तो फर्स्ट होगी, इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन नंबर टू का ये कहना है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। s उधर होता था डिस्प्लेसमेंट, याद करो, लेकिन यहां पे भाई जो आएगा डिस्प्लेसमेंट के बदले आएगा डेल आर, क्योंकि यहां डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा। तो इसको क्या लिखा जाएगा भाई? यूटी, वेयर यूटी इज यूनियन टेरिटरी। यूटी यूनियन टेरिटरी है क्या? यूटी यूनियन टेरिटरी में इट्स इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो एटी स्क्वायर। ओके, अब मैं चाहता हूं कि मैं इसको अलग अलग लिखूं, तो कैसे अलग अलग लिखूंगा? ऐसे, अगर मुझे x में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये x वाला डिस्प्लेसमेंट, इसका फैसला करेगा भाई यू एक्स टी प्लस 1/2 axt स्क्वायर। ओके, अब देखो, अब हमारा जो y डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आएगा, उसका फैसला uy करेगा और भाई उसका फैसला ay करेगा, है ना? तो ये चीज, तो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन जो है ना, दैट इज समथिंग डिफरेंट। उसमें क्या है, क्योंकि उसमें हम वेक्टर के टर्म्स में लिखते हैं। याद करो, इक्वेशन नंबर थर्ड जो हम मोशन इन प्लेन में लिखेंगे, तो कैसे लिखें इसको? देखो, अपने को मालूम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as होता था, याद करो, ये होती थी। लेकिन इसमें एक मसला था, इसमें यह मसला था कि या तो बॉडी स्ट्रेट गई और एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में, या तो बॉडी आगे गई लेकिन एक्सेलरेशन लगा पीछे। लेकिन यहां पे ये मसला है मोशन इन प्लेन में
आपकी बॉडी अगर ऐसे जा रही है तो उसका एक्सेलरेशन क्या पता इधर की तरफ हो, इधर की तरफ हो. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर इन सेम डायरेक्शन. ऐसा कोई जरूरी नहीं. तो इसको इसीलिए वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है. देखो कैसे, v डॉट v, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट माइनस इनिशियल वेलोसिटीज का डॉट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ, जो कि टोटल डिस्प्लेसमेंट आएगा. फिर से समझो, यहां हम v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as नहीं लिख सकते मोशन इन प्लेन में, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट किसी और डायरेक्शन में और हमारा एक्सेलरेशन किसी और डायरेक्शन में. तो इसीलिए वेक्टर का सहारा लिया गया. इसको लिखा गया कैसे, v स्क्वायर को लिखा गया v डॉट v, हमें पता है दैट्स अगेन v स्क्वायर. u को लिखा गया u स्क्वायर को लिखा गया u डॉट u. सेम वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जो होता है, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, क्योंकि उनके बीच एंगल जीरो, अगेन v स्क्वायर बनेगा, ये भी अगेन u स्क्वायर बनेगा, है ना. लेकिन यहां पे आपको ख्याल रखना है a डॉट डी आर का. लेकिन अब इसको भी हम और अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे. वो कैसे, देखो इसको बच्चे लिखेंगे v डॉट v, तो हमें पता है दिस इज v स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस u डॉट u इज u स्क्वायर. लेकिन ये अभी भी ऐसे, क्योंकि इसमें हम नहीं बता सकते किसकी क्या डायरेक्शन है. लेकिन एक्स एक्सिस में जब लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे v स्क्वायर एक्स माइनस u स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2ax. लेकिन डेल आर के बदले क्या आएगा, ये आएगा डेल एक्स. तो ये वाला है डिस्प्लेसमेंट एक्स का, दिस इज एक्स डिस्प्लेसमेंट. जब y में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ay डेल y. ऐसे, तो ऐसे आपको याद रखना है इसको. तो अगर x में डील करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन y, अगर x में डील करेंगे तो हमें वेलोसिटीज भी x की लेनी है, एक्सेलरेशन भी x की, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी क्या मिलेगा, x में ही मिलेगा. इन ए सिमिलर वे आप y में भी देख सकते हो. अगर आपको भाई डेल x मिल जाता है, देखो इन ऑल द थ्री केसेस, अगर आपको देखो डेल x मिल गया, अगर आपको भाई डेल y भी मिल गया, हाउ कैन यू राइट डेल आर. तो डेल आर को लिखा जाता है बच्चे ऐसे, डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वाई जी कैप, है ना. और एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मान लेते हैं कि ये हमारा वो वाई एक्स ग्राफ था और इसमें पार्टिकल का पाथ कुछ यूं था. मान लेते हैं कि इधर इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूं, तो इधर है वेलोसिटी v. तो भाई इस वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट है, इसका x कंपोनेंट और एक इसका y कंपोनेंट, है ना. तो व्हाट इज द एंगल दैट दिस वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद हॉरिजॉन्टल. तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डायरेक्शन निकालने के लिए, एंगल दैट v वेक्टर, क्योंकि v वेक्टर ही हमें बताता है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं. तो एंगल दैट वेलोसिटी वेक्टर मेक्स विद हॉरिजॉन्टल, मेक्स विद हॉरिजॉन्टल इज, तो कितना बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ. तो जो भी हमें डायरेक्शन देता है ना, स्लोप हो, डायरेक्शन हो, दैट इज गिवन बाय tan, क्योंकि tan ही आपको बताता है कि एक लाइन कितनी उठी हुई है हॉरिजॉन्टल के साथ या वो कितनी झुकी हुई है. तो tan अल्फा को क्या लिखा जाएगा बच्चे, vy डिवाइडेड बाय vx. तो इंप्लाई जो हमारा अल्फा आएगा दैट विल बी गिवन बाय tan इनवर्स ऑफ vy डिवाइडेड बाय vx. तो ये हमारी जो इक्वेशंस है, जो अच्छा बच्चा होगा वो बोलेगा सर ये बार बार क्यों पढ़ा रहा है, और जो गधा होगा वो बोलेगा सर ये बार बार क्या पढ़ा रहा है, क्योंकि मोशन इन 1D में हमने यही पढ़ाया था, डिट्टो यही पढ़ाया था. अब फर्क ये कि यहां एक्सिस बदल गई, एक्स बदल गई, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस. तो आप एक्स में अलग से स्टडी कर रहे हो और आप वाई में अलग से स्टडी कर रहे हो, है ना. तो चलो ठीक है, हमारा जो माल है वो तैयार है. अब इसके बाद आएंगे क्वेश्चंस. अब हमें क्वेश्चंस को देखना है और अपने इस बॉक्स में किन को बिठा के रखना है, सारी इक्वेशंस को बिठा के रखना है ना. ओके, सो सवाल नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर ये रहा. सवाल को पढ़ो, तब तक मास्टर जी कलर चेंज करते हैं. हाँ जी, तो इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3i कैप प्लस 4j कैप, तो मैं लिखता हूं पहले भाई, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 3i कैप प्लस 4j कैप. ठीक है, मतलब उसका x कंपोनेंट भी दिया है, उसका y कंपोनेंट भी दिया है. एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स, तो ये तो बिल्कुल लुल्लू सवाल है, लेकिन थोड़ा आपको समझ में आएगा कि इन इक्वेशंस को कैसे यूज करना है. तो फाइनल वेलोसिटी हो जाती है भाई 4i कैप ओके प्लस 3j कैप. शाबाश. अब पूछा है चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. देखो दो अलग अलग चीजें हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी.
अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखो, देखो जब मुझे बच्चे मैग्नीट्यूड चाहिए इस वेलोसिटी का, मैं इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखता हूं तो कितना आएगा, 4 स्क्वायर प्लस जो जे के आगे 3 स्क्वायर, तो 4 चुके 16, 3 तिया 9, √25, √25 हो जाता है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो सिमिलरली अगर इनिशियल वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड, इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखे तो वो क्या आएगा, फिर से √ऑफ आई के सामने लगा है 3 स्क्वायर, जे के सामने लगा है 4 स्क्वायर, तो 4 चुके 16, 3 तिया 9, फिर से 25, √25 आता है 5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब हमसे क्या पूछा है, चेंज इन, हमें चेंज चाहिए, मतलब चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, हमें चेंज चाहिए, लेकिन चेंज किसका, मैग्नीट्यूड्स का, तो दिस माइनस दिस, ये तो जीरो आएगा, सीधी सी बात है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ही नहीं, यहां पे ये इंपॉर्टेंट बात है, मैग्नीट्यूड चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन तब भी वेलोसिटी चेंज हुई, बताओ क्यों, वेलोसिटी इसीलिए चेंज हुई क्योंकि एक्स कंपोनेंट था 3 आई, तो उसको और एक जुड़ गया तो वो 4 बन गया, आर यू गेटिंग इट। ऐसे ही वाई वेलोसिटी थी 4J, अब उसमें कुछ घटा तो बन गया 3J, मैग्नीट्यूड पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, आर यू गेटिंग इट। ओके, अब देखो, अब इसका जो बी पार्ट है वो ये है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब पहले चेंज निकालो, अब चेंज निकाला, उसके बाद उस चेंज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो देखो मुझे सीधा चाहिए पहले v वेक्टर माइनस u वेक्टर। ओके सर, v वेक्टर तो हमारा है 4i कैप प्लस 3j कैप, राइट, हाँ जी सर, माइनस व्हाट इज u वेक्टर, u वेक्टर को देखें, u वेक्टर इज 3i कैप प्लस 4j कैप, है ना, हाँ जी सर। तो ये आया, देखो 4 में से 3 गया तो 1, तो i कैप, 3 में से 4 गया तो माइनस j, ये चीज, क्या चीज, ये चीज। अगर इसको मैं बच्चे प्लॉट करूं तो ये कैसा वेक्टर है, देखो i आपका इधर 1 और j आपका इधर माइनस, तो ये कुछ इधर है, तो बेसिकली दिस इज हाउ यू राइट v माइनस यू, तो आपका v माइनस यू इधर होगा। तो जिधर आपका चेंज इन वेलोसिटी होता है ना, उधर ही आपका एक्सेलरेशन भी होता है, एवरेज एक्सेलरेशन देखा जाए। खैर मुझे वो चाहिए ही नहीं, मुझे तो सीधा चाहिए कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाले भाई, i के सामने लगा है 1 तो 1 स्क्वायर, j के सामने लगा है -1 तो उसको स्क्वायर करके वो तो पॉजिटिव ही बन जाएगा, सो √2। हम वेलोसिटीज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए मीटर पर सेकंड में आएगा। देखो दिमाग, सबसे पहले मैं बार बार ये बात आपको बोलता हूं कि जब मैंने ये सवाल देखा तो मास्टर के दिमाग में सबसे पहले क्या आया, है ना, तो मेरे दिमाग में कुछ तो आया होगा, जब मेरे दिमाग में आया और पहली लाइन में क्या लिखता हूं बोर्ड पे, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरे को कैसे समझ में आया यार, ये क्वेश्चन है, यू है, वी है, अब मैं क्या करूं, तो इसीलिए उसकी तरफ ध्यान दिया करो कि मास्टर साहब जब बोर्ड पे आए, इस सवाल को पढ़ा और सबसे पहली लाइन क्या लिख डाली उसने, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स हाउ यू प्रोसीड विद द क्वेश्चन। ओके, तो सवाल नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ही, हाँ जी, तो सवाल पढ़े, उसके बाद मैं पढ़ता हूं। देखो, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट इन मीटर्स ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम एज x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर। तो देखो x जो है ना भाई, वो 2t स्क्वायर के बराबर है, मतलब x कोऑर्डिनेट समय के साथ, मतलब कोई एक ऐसा ऑब्जर्वर है जो घड़ी पहनकर सिर्फ x एक्सिस में देख रहा है कि x कोऑर्डिनेट टाइम के साथ कैसे चेंज हो, तो उसने इंफॉर्मेशन दे दी भाई x टाइम के साथ ऐसे चेंज हो रहा है, एंड y इज इक्वल टू 3t, और दूसरा भाई साहब बोल रहा है और y कोऑर्डिनेट कुछ ऐसे चेंज हुआ, मतलब एक ऑब्जर्वर x में देख रहा है तो उसने देखा भाई x तो टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, और वही ऑब्जर्वर बोल रहा है अरे y तो टाइम के साथ ऐसे वैरी कर रहा है, तो x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज, क्या पता है कि ये मोशन थोड़ी हो। तो वो चीज देखने के लिए द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, तो हमें चाहिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकंड, है ना। ओके, वेरी गुड, हमें क्या चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड, तो हमें समझ में आता है। देखो भाई, अगर मुझे क्या चाहिए पहले वेलोसिटी, तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो dx by dt जब लिखोगे तो आप x एक्सिस में देख रहे हो तो आपको vx मिलेगा, x कंपोनेंट, तो वो बन जाएगा 2 2 4t, है ना, तो ये आपको मिला। अब देखो, अब अगर आपको 1 सेकंड पे vx कंपोनेंट चाहिए तो वो क्या बनेगा, 4 मीटर पर सेकंड। ओके, इन अ सिमिलर वे अगर आपको यहां vy चाहिए तो vy किसके बराबर है भाई, dy by dt, अरे लिख सकते हैं ना dy by dt, हाँ जी सर, तो ये बन जाएगा सीधा 3, तो ये तो कांस्टेंट ही आया, तो t इक्वल टू 1 सेकंड पे देखो, 2 सेकंड पे देखो, 4 सेकंड पे देखो, ये तो कांस्टेंट ही है। अब देखो हमें मालूम, सर हमें मालूम वेलोसिटी वेक्टर होता है vxi कैप प्लस vyj कैप, एंड इन आल्सो वी नो दैट, थोड़ी अंग्रेजी तेज निकल गई थी, है ना,
तो हमें यह भी पता है अगर इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो भाई जो आई के आगे लगा है उसको स्क्वायर और जो जे के आगे लगा है उसको स्क्वायर। ऑलराइट, यस सर, ऑलराइट। तो Vx कितना है 4, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, चाहे कुछ भी हो ना, मोशन इन प्लेन में आपको ज्यादा ये 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर दिखते हैं। तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर फिर से √25 का मैग्नीट्यूड करके 5 मीटर प्रति सेकंड। तो भाई जो हमें 1 सेकंड पे रफ्तार मिली वो कितनी मिली 5 मीटर पर सेकंड। नाउ टू फाइंड द एक्सेलरेशन, हमें पता, पहले हम देखें एक्सेलरेशन के लिए, पहले हम ax देखते हैं। क्या देखते हैं? ax आएगा किसके बराबर, दैट इज गिवन बाय dvx डिवाइड बाय dt। अरे है कि नहीं? हाँ जी सर। तो ax की जो वैल्यू आएगी भाई वो आएगी vx, इधर देखो, इधर vx है किसके बराबर 4t, तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा क्या 4 तो बाहर, हाँ जी सर 4 बाहर, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, अब ऐसे ही भाई अगर ए वाई चाहिए, हमें तो पता है वी वाई क्या था कांस्टेंट, तो इसको और एक बार डिफरेंशिएट करने का क्या फायदा, वो तो 0 आएगा। दैट मींस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी ना वो तो मतलब 1 सेकंड पे जो वेलोसिटी थी दैट विल बी रिटन एज 4i कैप प्लस 3j कैप, वो कुछ ऐसे बीच में, लेकिन एक्सेलरेशन सिर्फ x एक्सिस में लगाता है ना, तो इसीलिए इस चीज का ख्याल रहे। तो ए नेट जो आएगा भाई, ए नेट जो आएगा वो आएगा ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर अंडर रूट। अब देखो हमें पता है सर ay तो है ही नहीं, तो x इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। अब देखो कौन सा जवाब मैच हो रहा है, 5 और 4 जो है दैट इज द आंसर। अब ये जो है ना ये 2 ये बेसिकली स्क्वायर में है, तो ये सारे जो एक्सेलरेशन है दीज आर इन स्क्वायर, इस पे मुझे स्क्वायर आया नहीं है तो इसलिए मैंने अगर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखा है तो यू विल हैव टू कंसीडर इट योरसेल्फ दैट इट्स इन द एक्सपोनेंट। ओके, अब और एक सवाल क्या बताया गया है, ए पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम ओरिजिन विथ वेलोसिटी u इज इक्वल टू 3i कैप। तो एक पार्टिकल ओरिजिन से शुरू करता है, दैट मीन्स उसका x भी 0, उसका y भी 0, t इज इक्वल टू 0 पे, है ना। ओके, तो कितना दिया है 3i कैप। उसके बाद एंड एक्सेलरेशन जो दिया है, एक्सेलरेशन दिया है भाई 6i कैप प्लस 4j कैप। ओके, फाइंड x कोऑर्डिनेट एट द इंस्टेंट व्हेन y कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इज 32। तो हमें चाहिए फाइंड x, अपने को चाहिए x व्हेन y इज इक्वल टू 32। ओके, अब देखो जो एक्सेलरेशन है ना दैट इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हम तो xy निकाल सकते हैं। अरे भाई बिल्कुल निकाल सकते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन को लगा सकते हैं। देखो मैं पहले x में देखता हूं, तो जब भाई x को लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा uxt प्लस 1/2 ऑफ axt स्क्वायर। ओके, अब हमें यह भी पता है कि हम एक्सिस को इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि पार्टिकल ने ओरिजिन से शुरू किया था, है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल u कितना है, ये तो i में है तो 3t, x कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है कितना 6, तो 6/2 3 बन जाएगा, तो 3t स्क्वायर। ओके, अब मैं इसी को y में अगर लिखूं तो क्या लिखूंगा, y इज इक्वल uyt प्लस हाफ ऑफ ayt स्क्वायर। अब देखो ये तो y डिस्प्लेसमेंट ठीक है सर, बट uy तो है ही नहीं। अरे यार इनिशियली तो सिर्फ x एक्सिस में उसकी वेलोसिटी थी, तो uy है ही नहीं, तो ये कैंसिल। ay कितना है भाई 4/2 t स्क्वायर इंप्लाइज। अब देखो अब इसने बोला कि हमें x चाहिए, जब y की वैल्यू क्या है 32, तो इधर 32 पुट कर दो, तो 4/2 2, तो 32/2 16, तो 16 का अंडर रूट 4 सेकंड। तो समय कितना हुआ था तब 4 सेकंड हुआ था जब पार्टिकल y इज इक्वल टू 32 पे लोकेटेड था। बस अब क्या, अब तो इसको पुट करना है, आपको x मिल जाएगा। तो 3 t के बदले 4 प्लस 3 t के बदले 4 स्क्वायर, ये 4 स्क्वायर हर जगह था, 4 चुके 16, 16 तिया 48, 12 48 12 60, ये बात। तो भाई x की जो वैल्यू आई, कैलकुलेशन देख लो, बस मास्टर की अप्रोच की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। तो आंसर कितना आया, आंसर आया 60, तो इसको मीटर में होना चाहिए। हाँ जी, तो मीटर में दिस इज 60 इज द करेक्ट आंसर, है ना। ओके, तो अब हम और एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये गुड। देखो द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3 sin ओमेगा ti कैप प्लस 3 cos ओमेगा dj कैप, ठीक है। देन फाइंड डिस्टेंस एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड
डिस्टेंस इन 2 सेकेंड बोलना चाहिए था एट, तो इसमें क्या इन 2 सेकेंड। तो ये बोला गया है कि पार्टिकल की जो वेलोसिटी है ना, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है भाई, दैट इज 3 साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 3 कॉस ओमेगा टी जे कैप। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो हमें चाहिए डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा इन t इक्वल टू 2 सेकेंड्स, इन t इक्वल 2 सेकेंड। देखो डिस्टेंस की बात हो रही है तो हमें वेलोसिटी से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, हमें स्पीड से मतलब है ना। तो पहले हम स्पीड निकालते हैं। आपको मालूम होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्पीड। कौन सी स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो कैसे निकाले, देखो अंडर रूट ऑफ, इसके आगे क्या जुड़ा है, तो 3 साइन ओमेगा टी होल स्क्वायर प्लस जे के सामने क्या लगा है, 3 कॉस ओमेगा टी होल स्क्वायर, है ना। हाँ जी सर। तो कितना आएगा, स्पीड जो आएगी भाई वो आएगी, देखो 3 तिया 9, 3 तिया 9, तो दोनों को ये 3 बाहर आएगा, अंदर बचेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मैजिक, हमें पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी कितना होता है 1। तो इस सवाल में आपको बेवकूफ बनाया है। क्यों बेवकूफ बनाया, देखो भाई वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग, बट स्पीड आई क्या आ रहा है भाई, स्पीड आई कांस्टेंट। अच्छा बात ये समझ में आई हमें। जब आप आगे पढ़ोगे ना, सर्कुलर मोशन पढ़ोगे, तो ये सवाल बेसिकली सर्कुलर मोशन का है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है, पार्टिकल ऐसे गोल गोल घूमता है और उसकी जो स्पीड होती है ना वो कांस्टेंट होती है, उसकी जो स्पीड होती है भाई वो कांस्टेंट होती है। अंदर की तरफ एक फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको प्रोवाइड कोई फिजिकल फोर्स करता है। तो ऐसे वेलोसिटी तो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है बिकॉज डायरेक्शन इज चेंजिंग, इसीलिए वो वेलोसिटी चेंज हो रही थी। ये वेलोसिटी जो है ना भाई ये चेंज हो रही थी बिकॉज डायरेक्शन वाज चेंजिंग। लेकिन जो स्पीड हमने देखी, स्पीड इज कांस्टेंट। अब स्पीड कांस्टेंट है तो हमसे पूछा है ना डिस्टेंस 2 सेकंड में कितनी ट्रेवल करेगा। तो अपने को मालूम जो डिस्टेंस है, when everything is constant, when speed is constant, we can write distance is equal to speed into time। तो ये चीज है ना। तो डिस्टेंस है कितनी वो निकल आएगी खुद, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है, स्पीड हमारे पास आई 3, और भाई कितने टाइम में पूछा था, 2 सेकंड में पूछा था, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 6 मीटर। तो मोशन को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे इतने में समझ आ गया था भाई साइन और कॉस जब आ जाते हैं ना, या तो एलिप्टिकल पाथ होता है या तो सर्कुलर पाथ होता है। आर यू गेटिंग इट। तो इसलिए मुझे समझ में आ गया था कि स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी चेंज हो रही है। और साइन कॉस कब दिखते हैं, सर्कल में ज्यादा दिखते हैं या तो इलिप्स में दिखते हैं। खैर वो बातें हम आगे करेंगे। ओके, अब बात आती है किसकी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, और कोई मुझे बोलेगा ये क्या, मैं बोलूंगा नक्शे कदम। दिस इज नथिंग, दिस इज नक्शे कदम। जहां जहां एक बॉडी के कदम पड़ते हैं, अगर उसको ऐसे ज्वाइन किया जाएगा, मान लो ऐसे एक पार्टिकल ने यहां शुरू किया, तो ये चाहता है कि नहीं अब मुझे पहाड़ की चढ़ाई करनी है, फिर यहां आना है मुझे, तो ये बॉडी जो है ना पहाड़ की चढ़ाई करेगी ऐसे 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 ऐसे, यहां फिर फाइनली यहां आएगी और यहां रुक जाएगी। तो जहां जहां इसके कदम पड़े हैं, जहां जहां इसके कदम, अगर उसको मिलाया जाए तो जो ग्राफ आपको मिलेगा उसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ, उसको कहते हैं उसकी ट्रैजेक्टरी। क्या कहते हैं, ट्रैजेक्टरी। ये ट्रैजेक्टरी है। अब हमें ऐसे देखना होता है कि, अब हमें ऐसे देखना होता, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अगर मैं बोलूं बताओ जब वो इस पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर थी उसका एक्स कोऑर्डिनेट था ये x1, तो बताओ उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था तब। तो आप ऐसे ही इस पे ग्राफ पे बता सकते हो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या था। सो ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी तो हमें समझ, ट्रैजेक्टरी इज नथिंग, ट्रैजेक्टरी इज पाथ। ट्रैजेक्टरी जो है ना, ट्रैजेक्टरी इज नथिंग, इट्स पाथ ऑफ द पार्टिकल, इट इज पाथ ऑफ द पार्टिकल। ये होता है पाथ ऑफ द पार्टिकल कैसा है। अगर हम बात कर रहे हैं 2D मोशन का, किसका, अगर हम 2D मोशन का, 2D मोशन की बात करें तो हमारे लिए y रिलेटेड होना चाहिए टू x। y कैसे रिलेटेड है टू x, अगर हमें y रिलेट करना है x से, तो द इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें आती है, द इक्वेशन जो रिलेट करता है, रिलेटिंग y विथ x, y विथ x, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंटिंग पाथ ऑफ द पार्टिकल टेकन, रिप्रेजेंटिंग पाथ ऑफ द पार्टिकल टेकन।
पाथ ऑफ द पार्टिकल, उसे कहते हैं इक्वेशन। लेकिन अगर एक मैथमेटिशियन से पूछोगे तो वो लोग्स वगैरह की बात करता है, खैर हम उसमें नहीं पढ़ने वाले अभी। हम बस इतना याद रखेंगे सर हमारा y और x कैसे रिलेटेड है उस पार्टिकल के लिए, जो पार्टिकल यहां से चल के गया फिर उसका पाथ कैसा भी हो, y और x कैसे रिलेटेड है आपस में, हम उसे कहते हैं कि वो उसकी ट्रैजेक्टरी है। और y और x का जो फॉर्मूला है उसे हम कहते हैं वो उसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। ओके, जैसे मैं बोलूं ईजी, अगर मैं बोलूं y इज इक्वल 3x + 5, तो देखो यहां x फैसला करता है कि y क्या वैल्यू पकड़ेगा। तो अगर इसको हम प्लॉट करें, मतलब ऐसे, आपको स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना आता है, देखो ऐसे, तो दिस इज द ग्राफ। तो बेसिकली दिस इज नथिंग, दिस इज एक पार्टिकल ऐसे गया है, ये उसके नक्शे कदम है। तो उसके नक्शे कदम को अगर प्लॉट किया जाए तो हम कहते हैं कि वो उसकी ट्रैजेक्टरी है, और उसकी इक्वेशन अगर आप लिखोगे तो उसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना। बिल्कुल। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है ये, जो इंपॉर्टेंट बात है इसमें, जो इसमें इंपॉर्टेंट है, जो भी इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी होगी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। इसमें टाइम नहीं आना चाहिए। अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t देके है, इजी, अगर आपको x एज अ फंक्शन ऑफ t देके है और ऐसे ही आपको y एज अ फंक्शन ऑफ t देके है, आपको क्या काम करना है, यू हैव टू एलिमिनेट t। इसमें जो फंडामेंटल तरीका है वो है कि एलिमिनेट t को गेम से निकाल दो, y को रिलेट करो एज फंक्शन ऑफ x, तो आपको नक्शे कदम मिलेंगे, आपको वो कदम मिलेंगे जहां वो, जो कदम जहां जहां पड़े हैं उस बॉडी के। तो जो नक्शे कदम आप प्लॉट करोगे y एक्सिस ग्राफ पे, क्योंकि 2D पढ़ रहे हैं, तो वो उसकी ट्रैजेक्टरी है, वो उसकी, और y एज अ फंक्शन ऑफ x जो है उसे हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। तो आज के इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो कल हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में देखेंगे कि सर्कल की क्या इक्वेशन होती है, एलिप्स की क्या होती है, पैराबोला अपवर्ड, पैराबोला डाउनवर्ड, थोड़ा थोड़ा बताएंगे क्योंकि मैथमेटिकल टूल्स में हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो उसके बेसिस पे हम फिर और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो ये क्वेश्चन एज होमवर्क आप लिख के रखो, और कल जब मास्टर साहब क्लास में आते हैं आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर चेक कराना है। तो अभी के लिए लेक्चर को करते हैं एंड थैंक यू वेरी मच।